हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो अभी मुझे दोबारा से वीडियो को अपलोड करना पड़ रहा है क्योंकि अभी जो मैंने जस्ट 5 मिनट पहले जो वीडियो डाला था तो उसमें स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें नहीं आई थी टेक्निकल ग्लिच की वजह से, और आप सभी ने बताया तो मैंने सोचा कि उसको डिलीट करके दोबारा से अपलोड करना चाहिए क्योंकि अगर अगर आपको बस यहाँ से मिलेगा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज हमारी ज्योग्राफी की पहली क्लास है और हम 6 क्लास की फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे क्योंकि आप जानते हो कि आपके सीटेट एसएसटी में ज्योग्राफी का भी आपको 6 to 8 तक का पढ़ना है। तो डेली 12 बजे तो आपकी हिस्ट्री होती ही है। तो आपने बोला था कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आप एक दिन जो है ज्योग्राफी हिस्ट्री दोनों कराइए। तो 12 बजे डेली हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है आपका डेली जो है 2 बजे होगा। ठीक है, आज थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच की वजह से लेट हो रहा है, अदरवाइज डेली 2 बजे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो ऐसे हिस्ट्री ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, उसके बाद से हम लोग पॉलिटी भी तो पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, पेडागोजी भी पढ़ना है, पीवाईक्यू भी करना है। आप सभी की डिमांड आई तो मैंने सोचा कि नहीं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी डेली क्लासेस होनी चाहिए। तो आज इसकी पहली क्लास है, प्लेलिस्ट बना हुआ है हिस्ट्री की हमने 7 क्लास कंप्लीट कर ली है। और अगर आपको देखना है तो प्लीज जाकर प्लेलिस्ट में देखें, इसकी भी प्लेलिस्ट मैं बना दूंगी। देखो ये जो ज्योग्राफी मैं आपको पढ़ा रही हूँ आज, ये एनसीईआरटी का जो चैप्टर है इसमें से हु बहू क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप अंत तक देखना इस वीडियो को, आप खुद समझ जाएंगे कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भले से आसान होगा बट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप में से जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत के लिए बस एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप सब सपोर्ट करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो सके, चाहे एक दिन में 3 या 4 वीडियो मुझे शूट करना पड़े, बट मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूं ताकि आप में से जितने लोग भी हैं उनका 55+ नंबर आए और आपका सीटेट क्लियर हो। देखिए सबसे पहले सौर मंडल में पृथ्वी, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो पहले तो हम एक एक लाइन पढ़ेंगे ताकि कहानी की तरह चीजें समझ में आए। सूर्यास्त के बाद आकाश को आपने देखा होगा कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है, बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो ये जो हम सौरमंडल में पृथ्वी पढ़ रहे हैं ना, इसमें आपको ये पूरे ग्रह के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि कितने ग्रह होते हैं, क्रम में लगाना है, ये सब कुछ पूछा हुआ है। तो यहां तक हमने पढ़ा कि ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। और यहां पर आप देखिए, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आपने कभी चंद्रमा को पूरा देखा होगा, कभी आधा देखा होगा, तो ये अलग अलग समय पर दिखाई देता है। जैसे कि मान लो आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। तो जो पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है ना, जिसे आप पूर्णिमा बोलते हो, आप उसको एक बार ही देख सकते हो महीने में। ठीक है, 15 दिनों के बाद आप इसे नहीं देख सकते हो। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ओके, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से यहां पर देखिए, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा, इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्यों बस हम इनको रात में ही देखते हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सूर्य का अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। बहुत तेज प्रकाश रहता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्वेश्चन पूछा है कि खगोलीय पिंड क्या होता है, तो सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उनको खगोलीय पिंड कहते हैं। यहां से क्वेश्चन बनेगा, ये पूर्णिमा से बनेगा, अमावस्या से बनेगा। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। आपने सोचा होगा कि तारा आखिर में कहते क्यों है इनको, सूर्य तारा कैसे हुआ? देखिए आपको बस इतना याद रखना है ना कि जो खगोलीय पिंड होते हैं वो बड़े आकार, वो गर्म वाले होते हैं। ठीक है, ये गैस के बने होते हैं, और जिसके पास भी अपनी खुद की उष्मा होगी, अपना खुद का प्रकाश होगा और वो उसको उत्सर्जित भी करेंगे, उन्हीं को हम तारा कहते हैं। और सूर्य तो तारा हुआ ना, सूर्य कितना ज्यादा उष्मा, कितना ज्यादा प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो जिसके पास खुद का उष्मा, खुद का प्रकाश होगा, हम उसे तारा कहते हैं। ठीक है, तो अब कभी भी आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि तारा किसे कहते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। यहां पर देखिए,
अब हमने पढ़ लिया कि तारा क्या होता है। अब रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे जो हैं वो सूर्य के समान ही हैं, बट वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन हमसे वो बहुत अधिक दूर होने का कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते। सूर्य का आप क्यों करते हो? क्योंकि सूर्य जो है उनके कंपेयर में थोड़ा सा नज़दीक है और इसीलिए वो आपको इतने छोटे छोटे दिखाई देते हैं। अदरवाइज वो भी बहुत विशाल हैं, उनके पास भी ऊष्मा प्रकाश है, बट वो इतनी दूर हैं कि आप उनको महसूस नहीं कर सकते हो। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज। देखो हवाई जहाज होता तो बहुत बड़ा है, बट आप जब उसको धरती से देखते हो, अपने छत पे खड़े होकर आप जब उसे देखते हैं तो कितना छोटा सा दिखाई देता है। सेम वैसे ही तारों का भी हाल है, जो जितनी दूर होगा वो उतना छोटा दिखाई देगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सूर्य जो है आपको बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो हमारे नजदीक है। तो अब यहां पर देखिए, यहां से पढ़ना है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न, ये देखिए आपको विभिन्न समूह ये दिखाई दे रहे हैं। इन विभिन्न आकृतियों को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अर्सा मेजर बिग बियर क्या है, तो ये एक नक्षत्र मंडल है और आप इसको बहुत आसानी से पहचानने वाला ये नक्षत्र मंडल है। इसी को हम सप्तऋषि बोलते हैं, ऋषि संत। यह 7 तारों का समूह होता है। देखिए वन यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये है, ये 7 मतलब 7 तारे हैं ना, ये आसपास ही रहते हैं, इन्हीं को आप सप्तऋषि बोलते हो। ये भी नक्षत्र मंडल ही है, अर्सा मेजर बिग बियर इसी को कहते हैं, ठीक है। और नक्षत्र मंडल आपको पता है ना, जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती हैं उसी को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। तो ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो ये जो सप्तऋषि है ये किसका भाग है? अर्सा मेजर का है, ठीक है। तो यहां तक आपको ये याद रखना है, बाकी इसके नीचे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां से देखिए, ये देखिए ये लड़की जो है ये ध्रुव तारा देख रही है। यहां पर देखिए ध्रुव तारा किस दिशा में होता है? उत्तर दिशा में होता है। ये देखिए, तो कई बार पूछा हुआ है कि उत्तर दिशा में कौन सा तारा होता है, तो ध्रुव तारा होता है। अब यहां से क्या क्वेश्चन पूछा है वो देखिए, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा जो है वो उत्तर दिशा को बताता है, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। तो इससे इनको पता चल जाता था कि अच्छा ये उत्तर दिशा है। तो कैसे इसकी पहचान करते थे ध्रुव तारा की? यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, ठीक है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पे ये सप्तऋषि है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इनकी मदद से ध्रुव तारे को कैसे देखेंगे? यहाँ पर ये सीधी एक काल्पनिक रेखा बना देते हैं जो कि उत्तर की दिशा में दिखा देता है, और वो सप्तऋषि जहां पे होंगे ना आपको उसी साइड में देखना होगा। तो इन सप्तऋषि की मदद से आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये उत्तर दिशा है, क्योंकि इस साइड में ध्रुव तारा दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से पहचानते थे कि अच्छा ध्रुव तारा यहां पे है, इसका मतलब ये दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा है, ठीक है। और यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पे होता है, मैंने आपको बता दिया, और इसकी सहायता से आप इसको देख सकते हो, जैसा कि मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया है। यहाँ पर ऐसा होता है ना कि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए, उसे आगे की ओर बढ़ाएं तो यह उत्तर की ओर इंगित करेगा। अभी जो मैंने आपको बताया कि ये सप्तऋषि के आसपास आप काल्पनिक रेखा खींचेंगे, ऊपर जाएगा तो ये उत्तर की दिशा को दिखाएगा, जहां पे ध्रुव तारा मौजूद होता है, ठीक है। हो गया। अब देखो, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश उष्मा नहीं होता है। अभी हमने पढ़ा कि तारा जो होता है उसका प्रकाश उष्मा होता है, बट कुछ खगोलीय पिंड ऐसे हैं जिसका अपना प्रकाश, अपनी उष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तारा का जो प्रकाश है ना उसी से। तो ऐसे पिंड को हम ग्रह कहते हैं। तो ग्रह और तारे में याद रखना अंतर। ग्रह का मतलब कि जिसके पास अपना खुद का प्रकाश उष्मा नहीं है, और तारे का मतलब कि जिसके पास अपना खुद का प्रकाश उष्मा है। तारे की मदद से ही तो ग्रह आपको दिखाई देता है, इसी के प्रकाश से, ठीक है। इसके बीच का डिफरेंस याद रखिएगा। यह जिसे अंग्रेजी में हम प्लेनेट कहते हैं, ग्रह को ही कहते हैं। तो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी क्या है? क्या पृथ्वी का अपना खुद का उष्मा है, खुद का प्रकाश है? नहीं, पृथ्वी को हम इसीलिए ग्रह कहते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, क्योंकि सूर्य ऑब्वियस ही बात है ना, सूर्य का जो रोशनी है उसके प्रकाश है, उसी से तो पृथ्वी पे जो रहने वाले लोग हैं उनको कहाँ से सूर्य उष्मा प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। तो इसी वजह से पृथ्वी ग्रह है और अपना संपूर्ण प्रकाश व उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, तो सूर्य है। पृथ्वी के बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी को अगर आप बहुत अधिक दूरी से देखें, जैसे कि चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होती है। तो बेसिकली एक आपको ग्रह वाला पॉइंट याद रखना है, और आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है कि सबसे नजदीक कौन सा है।
अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस एक ऐसे जो है प्लेनेट हैं जिनके चारों ओर छल्ले हैं। तो चारों ओर छल्ले किसके हैं? बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस। नोट कर लेना, ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं और पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखते हैं। बेसिकली बस इतना लिख लो कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर क्या है? छल्ले हैं। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन पूछेगा। अब ये देखिए, ये तो बेसिकली इसमें डायग्राम में बताया गया है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, आसमान में जो दिखने वाला जो चंद्रमा है वो एक उपग्रह है। आसमान में अगर आपको चंद्रमा दिखता है तो चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा जो है ना, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश में ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। देखिए, सबसे पहले चंद्रमा एक उपग्रह है और आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा ग्रह है। अब पृथ्वी को ऊष्मा प्रकाश किससे लेना है? सूर्य से। अब ऐसे और भी बहुत सारे ग्रह हैं जो कि अपनी प्रकाश और ऊष्मा किससे प्राप्त करते हैं? सूर्य से। और उनके पास अपना खुद का उपग्रह भी है, जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब ये देखिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आखिर में ये सौरमंडल का नाम कैसे पड़ा? तो पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को हम सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आखिर में सौरमंडल का नाम कैसे पड़ा। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए इसका नाम पड़ गया सूर्यमंडल, क्योंकि इसको कहानियों में जो है सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। ठीक है, अब आप सौरमंडल ही पढ़ रहे हैं, तो सौरमंडल सूर्य जो है 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो आपको याद रखना है कि सौरमंडल का निर्माण कैसे होता है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। तो ये सौरमंडल के बारे में लिखा गया है, सब कुछ कॉपी में नोट करना। अब यहां पर देखिए, सूर्य क्या है? तो सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य जो है सौरमंडल है ना आपका, उसके केंद्र में जो है सूर्य स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। ठीक है, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। आपको इसकी दूरी याद रखना है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो बेसिकली आपको याद रखना है इसकी दूरी और जो इसमें कुछ पॉइंट बताए गए हैं सूर्य के बारे में। और सूर्य क्या है? एक तारा है। अब ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। ग्रह क्या है? तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं। तो अगर सूर्य से दूरी के अनुसार देखना है तो उसके सबसे पहले कौन है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ठीक है, कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। और इसको लाइन में याद रखना है, क्रम में। इसके लिए एक ट्रिक भी बताई गई है, यहां पर देखिए लिखा है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो माई से हो गया आपका मरकरी, जिसे हम बुध बोलते हैं। वी से हो गया आपका विनस, जिसको आप शुक्र बोलते हो। ई का मतलब अर्थ। मंगल, ये देखिए एम से हो गया आपका मार्स। ठीक है, उसके बाद से आपका जुपिटर बृहस्पति, फिर उसके बाद से यहां पर देखिए शनि सैटर्न, यूरेनस यू से आपका बन गया, नेपच्यून एन से बन गया। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, जिसको हिंदी में याद करना हिंदी में याद कर लो, जिसको इंग्लिश में याद करना इंग्लिश में याद कर लो, बट याद रखना है क्रम में, क्योंकि ये सूर्य से दूरी के अनुसार। मान लो आपसे पूछ लिया कि सूर्य से दूरी के अनुसार आप ग्रह को अरेंज करें, तो अगर आपको पता ही नहीं है कि सबसे पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, और इस क्रम में याद करने का फायदा क्या है? जब भी आपसे पूछेगा कि तीसरे नंबर का ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है। ठीक है, और इसमें से आंतरिक भी पूछा जाएगा, जैसे कि बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल, ये आपके आंतरिक ग्रह हैं। और बाह्य में आपका बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून हो गए। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको अपने कॉपी में नोट कर लें। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। देखो, ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं, किस आकार में लगाते हैं? क्वेश्चन पूछा हुआ है, दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक है। अभी मैंने आपसे कहा ना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है। सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून है। तो ये क्रम में याद कर लेंगे तो ही तो होगा ना।
उसके बाद से अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसको केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो याद रखना, सबसे पहले इनका रास्ता कैसा होता है, दीर्घवृत्ताकार। 88 दिन लगते हैं इनको सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, और इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए हम शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं। ठीक है। और आपको पता है कि प्लूटो को पहले जो है ग्रह मानते थे, बट अभी इसको हम बौना जो है ग्रह बोलते हैं, ड्वार्फ प्लेनेट। प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2006 में इसको जो है निर्धारित किया गया कि प्लूटो जो है बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पर देखिए ये वाला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगी, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों में उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोलीय शास्त्री कहते हैं। तो जो खगोलीय पिंड के बारे में अध्ययन करते हैं उनको खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। तो खगोल शास्त्री जो कौन थे, आर्यभट्ट थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। इन्होंने पहले ही बता दिया था, और आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो खगोल शास्त्री कौन है, आर्यभट्ट, जिन्होंने बताया कि ग्रह तथा चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। इन्होंने पहले ही बता दिया था। अब ये देखिए, प्रकाश की गति, जो सूर्य के प्रकाश की गति है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को जो पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट होता है ना, ये जो आपको साइड में बॉक्स बनाए होते हैं, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट लगता है। और इसकी गति जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। प्लीज नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी, देखो हमने अभी सूर्य के बारे में पढ़ा, अब आपको पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, और इसके पास ना तो उष्मा है ना ही प्रकाश है। ये तो फिर कहां से लेता है, सूर्य से लेता है। ठीक है, अभी आपने ये सूर्य के बारे में पढ़ लिया कि कितना समय लगता है। अब पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। देखो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अभी मैंने आपको क्रम बताया ना, ये पूछा हुआ है, पृथ्वी का क्रम कितना है, तीसरा है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। ये तीसरे नंबर वाला पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो जब भी आपसे ना सूर्य से दूरी का पूछेगा तब तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है, बट आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और यहीं पर लोगों को कंफ्यूजन होता है, और ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर पृथ्वी पूछा जाए तो ग्रह तो ये तीसरा है, बट आकार की बात आएगी तो आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। प्लीज इसको कॉपी में नोट कर लो, हाईलाइट कर लो, बहुत बार पूछा हुआ है। पृथ्वी का आकार कैसा है, तो ये ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी हुई है। देखो ये जो ध्रुव है ना, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये इसके अंतरिक्ष से जो लिया गया है, ये चंद्रमा का चित्र है, बट एक बार मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ। ये जो ध्रुव होंगे ना, इस पे ये चपटी होगी। ठीक है, जस्ट समझाने के लिए मैंने बोला है। और उसके बाद से यही कारण है कि इसके आकार को हम भू आप कहते हैं। ये चपटा होने के कारण हम इसके आकार को क्या कहते हैं, भू आप कहते हैं। भू आप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी वायु उपस्थित है जो कि हमारे जीवन के लिए जरूरी है। आप जानते हो कि हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है जो कि पृथ्वी पर मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह क्यों है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ना तो ये ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडी है। यहाँ पे पानी है, वायु है जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसीलिए जो है पृथ्वी एक यूनिक जो है ग्रह है। बस इतना याद रखिएगा। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है ना नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसीलिए हम इसको नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है और इसको हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमको ये नीले रंग का दिखता है। अब यहां से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम किसने रखा, नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था 20 जुलाई 1969 को। ठीक है, चलिए अब चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। हमने सूर्य पढ़ लिया, हमने पृथ्वी पढ़ लिया। अब चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। किसका है, पृथ्वी का है। देखिए हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जो कि है चंद्रमा। एक ही है पृथ्वी के पास, चंद्रमा। और अंतरिक्ष से लिया गया ये चंद्रमा का चित्र है, आप देख सकते हो, हरी हरी दिख रही है आपको। तो चंद्रमा, इसका व्यास जो है ना पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। और ये ना कितना पानी से ढका हुआ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2/3 सतह पृथ्वी पानी से ढका हुआ, ये नंबर याद रखना, 2/3।
हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह भी याद रखना है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है ना क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। देखो जो चीज हमारे सबसे ज्यादा पास होगा वो ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। सेम ऐसा ही चंद्रमा के साथ है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हो। अब आप देखो सूर्य जो है 3 लाख किलोमीटर, आपने देखा ना, यहाँ पे देखिए 3 लाख किलो सूर्य प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। बट ये गति की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पर ये बता रहा है कि सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना आप कर सकते हो क्योंकि ये चंद्रमा हमसे केवल 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये इसीलिए बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको चंद्रमा के बारे में याद रखना है। ये पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है और व्यास आपको याद रखना है 1/4 है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि उपग्रह क्या है, बार बार ये सब कुछ आ रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी उपग्रह क्या होते हैं ना। एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखो ग्रह है, मान लो जो ग्रह है ये सूर्य है। अब ग्रह है ना, वो सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाएंगे। उसी प्रकार उपग्रह भी क्या है, एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये देखिए, ये आपका बीच में सूर्य है। अब सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाएगा, आप मुझे बताइए, ग्रह। तो उसी तरीके से जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये आपका सन हो गया, ठीक है, ये आपका ग्रह हो गया और ये आपका उपग्रह हो गया। समझ में आ गया उपग्रह, बस इतना याद रखिएगा। अब मानव निर्मित भी तो कुछ उपग्रह होंगे जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। रॉकेट का परीक्षण किया गया है, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश, और ये मानव निर्मित उपग्रह है। ये क्या होते हैं, ये ना एक कृत्रिम पिंड है क्योंकि मानव ने बनाया है, वैज्ञानिकों की द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग हम ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए करते हैं। अब हमको ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो हम उपग्रह तो बनाएंगे ही, ताकि हम उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करें। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। ये देखिए, रॉकेट के द्वारा हम इसको अंतरिक्ष में भेजते हैं एवं पृथ्वी की कक्षा में इसको स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, ये देखिए पृथ्वी पर जैसे ही गिरता है तो इसको हम पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर देते हैं। और आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, बेसिकली ये नाम पूछे जाते हैं कि अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं जिसके नाम है इनसेट, IRS और एडुसेट। ये तीनों नाम याद रखना, ये भारतीय उपग्रह के नाम है, इनसेट, IRS एंड एडुसेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब एग्जाम होगा ना तो वहां पे आपको लगेगा कि यस क्वेश्चंस बहुत फंसे हैं। चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। ठीक है, 27 दिन में पूरा करता है, याद रखिएगा, और एक अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। यह परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। ठीक है, हमने चंद्रमा पढ़ लिया। अब हम क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, ये रहा इसका पिक्चर खींचा गया है। क्षुद्र ग्रह आप देख सकते हो, ये क्या है, देखो तारे हो गए, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए। इनके अलावा असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये सूर्य है ना, इसके छोटे छोटे ना चक्कर लगाते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं, मतलब तारे भी लगाते हैं, ग्रह, उपग्रह। इनके अलावा भी जो छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हीं को आप ये कहते हो क्षुद्र ग्रह। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। देखो मंगल और बृहस्पति, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगी। यहाँ पे देखिए, ये मंगल और बृहस्पति, यहाँ पे इनके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, तो बुध आपका, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आपके आंतरिक ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून ये आपके बाह्य ग्रह हैं। और जब भी क्वेश्चन पूछे कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो कभी भूलना मत, मैं यहीं पर नोट करा रही हूं, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है, जिसको हम एस्टेरॉयड बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये बीच का आपको याद रखना है, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसलिए ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये मैंने देखा है ना, सीटेट और यूपीटेट में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। और यहां से देखिए, आप यहां पर देख सकते हो, क्षुद्र ग्रह जो है ग्रह का ही भाग होता है। याद रखिएगा, क्षुद्र ग्रह जो है ग्रह का ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर, देखो ये ग्रह का ही भाग है, बट ग्रह से विस्फोट होकर ये जब टूटकर अलग हुए तो इनको नाम दे दिया गया क्षुद्र ग्रह, जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, चलो अब उल्का पिंड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, उल्का पिंड
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, ये जो सूर्य है इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ना सूर्य के चारों ओर, हम इनको उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, मतलब एकदम नजदीक आ जाएंगे पृथ्वी का कि अब ये बस गिरने वाले हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ जो है इनका घर्षण होता है, और जैसे ही वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। ठीक है, जिसको लोग टूटता हुआ तारा बोलते हैं और विश मांगते हैं, बट ये बेसिकली उल्का पिंड होता है। ये पृथ्वी के नजदीक आ जाता है और ये गिरने ही वाला होता है, और जैसे ये वायु के संपर्क में आता है तो घर्षण होने के कारण आपको एक लाइट भी दिखती है। ठीक है, जो चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है और पूरी तरह नहीं जल पाता है, और जब वो पृथ्वी पे गिरता है तो आपने देखा होगा धरातल पर गड्ढे भी बन जाते हैं। तो बेसिकली उल्का पिंड समझ गए ना क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, और ये जैसे ही पास में आएगा ना ये गिर जाएगा, और जैसे ही वायु के साथ इसका संपर्क होगा तो प्रकाश उत्पन्न होता है, गर्म होकर ये जल जाते हैं, उसी की वजह से प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, और जब ये पूरी तरीके से नहीं जल पाते हैं तो जैसे ही गिरते हैं तो जमीन पे गड्ढा बन जाता है। ठीक है, अब ये हम पढ़ेंगे आकाश गंगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसा लगता है कि आकाश में पूरी गंगा, छोटी छोटी जो तारों का जो इतना बड़ा समूह है पूरा व्हाइट दिखता होगा, इसी को आकाश गंगा कहते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक, ये देखिए, आप देखिए यहां तक ये पूरा व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा होगा, एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह, यहाँ पे छोटे छोटे इतने सारे तारे हैं, इसीलिए पूरा जब मिल जाता है ना तो आपको एक लगता है कि यहाँ पे कुछ दूध की जो नदियां बह रही, इतना व्हाइट दिखता है। तो यह पट्टी को ही हम आकाश गंगा कहते हैं, मिल्की वे। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का ही एक भाग है। जो हमारा सौर मंडल है ना, इस आकाश गंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, कि लोग बोलते थे कि देखो नदी बह रही है, इस प्रकार इसका नाम जो है आकाश गंगा पड़ गया था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादल तथा गैसों की एक प्रणाली है जो कि आपको इस तरीके से दिखती है। तो इस प्रकार की जो लाखों आकाश गंगाएं हैं ना, जो लाखों आकाश गंगाएं हैं वो मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ब्रह्मांड का निर्माण कौन करेगा? जो लाखों आकाश गंगाएं हैं, जिसमें आपने देखा होगा आकाश गंगा किससे मिलकर बना हुआ है। तो ये जो है यहां पर मैंने आपको बताया है, ये देखिए करोड़ों तारे हो गए, बादल हो गए, गैस, और इसी प्रकार से जो लाखों आकाश गंगाएं हैं वो मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी जो है कलेक्ट करने में लगे हुए हैं। इस प्रकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर आपने देख लिया होगा, पृथ्वी के बारे में पढ़ा हमने, सौरमंडल, आकाश गंगा, ब्रह्मांड। ठीक है, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले बताओ, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है उसका नाम बताओ। ग्रहों को आप सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग मुझे क्रम में बताइए। तीसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग तीसरे नंबर का ग्रह कौन सा है, और पांचवें नंबर में आकार में कौन सा है, वो भी मुझे बताइएगा। और यहां पर आपको बताना है कि ग्रह और तारे में एक अंतर बताइए, सौरमंडल का मतलब क्या होता है। और अभी मैंने आपसे पूछा ना, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखो। एक बात याद रखो, ये जितने क्वेश्चन है ना कॉपी में नोट करके आंसर जरूर लिखना। पृथ्वी को हम अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, और ब्रह्मांड क्या है, अभी लास्ट में पढ़ा था। अब यहां से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी कि किस ग्रह को आप पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं, यहां से आंसर बताओ। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, इसमें से आपको आंसर बताना है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, वृत्तीय, आयताकार, दीर्घवृत्ताकार, आंसर बताइए। और जो लोग इसको सच में सीरियसली पढ़ेंगे ना, आपका नंबर यकीन मानो 55 से ऊपर ही आएगा। ठीक है, यहां से ध्रुव तारा जो है किस दिशा का, ध्रुव तारे से आपको किस दिशा का ज्ञान होता है, दक्षिण, उत्तर, पूर्व। क्षुद्र ग्रह जो है किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, शनि बृहस्पति, मंगल बृहस्पति, पृथ्वी मंगल, अभी मैंने आपसे पूछा है। ठीक है, यहां पर देखिए तारों की एक बहुत प्रणाली को आप क्या कहते हो, पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा है, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, और ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है नहीं होता है, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने देख लिया, सब कुछ खत्म हो चुका है जितना भी मुझे आपको पढ़ाना था। ये देखिए यहाँ पर ये जब पीडीएफ आपको मिलेगा ना तो आप आराम से ये सारी चीजें पढ़ पाओगे कि सूर्य से सबसे नजदीक बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है, और मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। ठीक है, तो वही सारी चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे छोटा देखो, सबसे लंबा सूर्य है, सबसे छोटा चंद्रमा है, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी लगभग समान लंबाई वाले हैं।
तो यहाँ से भी आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, बट नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा। तो ये सारी क्लासेस अगर आपको पसंद आती है तो बस लाइक का एक बटन दबा दीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि यस आपको और भी क्लासेस चाहिए। क्योंकि देखो अभी हम 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसमें 7 चैप्टर है और ये ज्योग्राफी है। उसके बाद से हमको 7 क्लास का पढ़ना है, फिर हमको 8 क्लास का पढ़ना है, फिर हमको पॉलिटी भी तो पढ़नी है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। तो करीब अक्टूबर और नवंबर में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप साथ साथ में रिवीजन भी करते रहेंगे। तो ऐसी सपोर्ट बनाए रहें। लाइक आज 1000 का टारगेट रखते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बस एक लाइक ही तो करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।